गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान भारती का ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर फर्स्ट फूड गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड के बारे में पढ़ेंगे। यानी आप लोग का चैप्टर का टाइटल क्या है? फूड फ्रॉम गैदरिंग टू फूड ग्रोइंग फूड, यानी फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी बढ़ते भोजन की ओर। इस चैप्टर में आपको बीच बीच में क्या पढ़ने के लिए है वो यहाँ पर आप लोग को बताया गया है। पहला है आपका द स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे, और थर्ड है आपका प्रिमिटिव प्री हिस्टोरिक एज के बारे में पढ़ेंगे, और फोर्थ है आपका ब्रोंज़ एज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्या बता रहा है? थ्रो अर्थ इज बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, ह्यूमन बींग्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ ओनली अबाउट 4 बिलियन ओवर 40 lakhs years ago in Africa. Later they moved to Asia and Europe. Some remain of tools and other objects used by human beings have survived till date. Some those tools like axe, spears and grinding stones are used every today. चलिए एक पैराग्राफ तो आप लोग को हो गया है। अब इसका हम लोग क्या है मतलब जान लेते हैं। थ्रो अर्थ इज बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, ह्यूमन बींग्स अपीयर्ड ऑन अर्थ ओनली अबाउट 4 बिलियन ओवर 40 lakhs ईयर्स एगो इन अफ्रीका। यानी यद्यपि पृथ्वी अरबों साल पुरानी है, फिर भी मानव पृथ्वी पर मात्र 40 लाख वर्ष से अधिक अफ्रीका में प्रकट हुए थे। बाद में वे एशिया और यूरोप चले गए। सम रिमेन्स ऑफ टूल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट यूज बाय ह्यूमन बींग्स सर्वाइव्ड टिल डेट। औजार और अन्य वस्तुओं के कुछ अवशेष जो आज तक जीवित हैं, जिसमें आपका क्या है? एक्सिस है, कुल्हाड़ियाँ हैं, भाले हैं, पीसने वाले पत्थरों जैसे कुछ औजार का आज भी उपयोग किया जाता है। नीचे है आपका द स्टोन एज। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ह्यूमन बींग्स, यानी बहुत समय से जो आदि मानव लोग थे वो क्या करते थे? डिपेंडेंट थे। यानी डिपेंडेंट मीन्स क्या होता है आपका? डिपेंडेंस मीन्स कौन बता सकता है? डिपेंडेंस मीन्स होता है आपका आत्मनिर्भर। क्या होता है? आत्मनिर्भर ऑन नेचर। यानी बहुत पुराने समय से ही जो हम लोग का आदि मानव थे वो हम लोग के प्रकृति पर निर्भर करते थे। दे मेड यूज ऑफ whatever was available in their immediate surrounding. वे अपने आसपास के वातावरण में जो भी कुछ मौजूद होता था चारों तरफ, उनसे ही अपना क्या करते थे? इमीडिएट यानी अपनी आपूर्ति को पूरा करते थे। द पीरियड व्हेन स्टोन टूल्स वेयर यूज्ड इन नोन एज द स्टोन एज। इसी समय वे लोग पत्थरों से बने औजारों का उपयोग करते थे, इसीलिए इस एज को स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। इट कंटिन्यूड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड टाइम, और यह जो स्टोन एज है ये लगातार बहुत लंबे समय तक चला। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेज, और स्टोन एज को 3 फेजों में बांटा गया है। पहला है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। इन ईच स्टेज ह्यूमन बींग्स यूज पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोन टूल्स। यानी जैसे जैसे यानी जितना भी स्टेज था पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज में, प्रत्येक एज में ह्यूमन ने उस एज के उस काल के अनुसार स्टोन टूल्स का, पत्थरों से बने औजारों का उपयोग किया। द टूल्स progressively become lighter and smaller in size and also specialized in function. यानी उस समय के जितना भी औजार थे उनका क्या हो रहा था? उनका धीरे धीरे विकास हो रहा था। यानी जैसे जैसे एज यानी पैलियोलिथिक एज से मेसोलिथिक एज में, मेसोलिथिक एज से नियोलिथिक एज में भी आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनका जो औजार था, पत्थरों से बना औजार, वो क्या हो रहा था? हल्का हो रहा था, और साइज में उनका आकार छोटा हो रहा था, और उनकी जो विशेषता थी कार्य करने की वो भी क्या हो रही थी? वो भी बढ़ते जा रही थी। नीचे है आपका
यह फिगर है आपका इंडिया एट द टाइम ऑफ स्टोन एज, यानी उस समय का मानचित्र है जब हम लोग का भारत में कौन सा एज था, स्टोन एज था। यहाँ इधर है आपका, इधर टूल्स के बारे में, जो क्या है हैंड एक्स यानी हाथ से बना हुआ कुल्हाड़ी है, क्या है बॉरियर है, और ये आपका क्या है यूरिन है, यानी स्टोन एज टूल्स है। यानी आप देख सकते हैं फिगर में कि ये आपका क्या है, ये जितना भी आपको फिगर में दिखाई दे रहा है ये सब स्टोन टूल्स है, यानी हाथ से बना हुआ औजार। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं आप लोग का क्या है पढ़ने के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं, जहाँ पर इसका टाइटल है द प्रिमिटिव प्रीहिस्टोरिक पैलियोलिथिक और द ओल्ड स्टोन एज वाज फ्रॉम द ईयर्स 5 lakhs BC to 10,000 BC। देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड फॉर द एंशियंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, यानी आपका जो प्रागैतिहासिक काल है वो आपका 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक के काल को माना जाता है। इस समय का कोई भी आपका लिखित अभिलेख नहीं मिला है। दिस एज इज कॉल्ड द प्रिमिटिव, द प्रीहिस्टोरिक, द पैलियोलिथिक एज, यानी इस युग को प्रागैतिहासिक युग, पैलियोलिथिक युग कहा जाता है। आगे है आपका पैलियोलिथिक इज अ ग्रीक वर्ड फॉर्म्ड of two Greek word namely paleos which means old and लिथोस which means stone, यानी जो पैलियोलिथिक एज है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पैलियो यानी which means old यानी पुराना, एंड लिथिक means stone यानी पुराना स्टोन। Hence this age is also called the old stone age, इसीलिए इस एज को यानी तब से ही इस एज को पुराना पत्थरों का युग के नाम से जाना जाता है। इट दिस एज मैन यूज स्टोन टू मेक दिस क्यूड टूल एंड weapons। हिज लाइफ वाज ओनली अ लिटिल बेटर दैन दैट ऑफ एनिमल्स इन द जंगल। इसलिए इस युग को पुरानी पत्थरों का युग के नाम से यानी पुराना पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में मानव ने अपने स्थूल साधनों एवं शस्त्रों का निर्माण करने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया था। आगे है यहाँ पर देख सकते हैं दिस लाइफ वाज ओनली अ लिटिल बेटर देन दैट ऑफ एनिमल्स इन द जंगल, यानी जंगल के जानवरों की तुलना में उनका जीवन कुछ ही बेहतर था। यानी जैसा जंगली लोग रहते थे, जंगलों में रहने वाले जानवर, उसी तरह से क्या था इस समय के रहने वाले लोगों का भी जीवन वैसा ही था। नीचे है आपका हंटर्स। इन द ओल्ड स्टोन एज द प्रिमिटिव मैन वाज हंटर एंड अ नोमैड, यानी जो आप लोग का पूरा पाषाण युग था उसमें जो मानव रहते थे वे कैसे थे, वे शिकारी और खानाबदोश थे। खानाबदोश मीन्स उनका कोई अस्थाई घर नहीं होता था, एक जगह वे जंगल में रहते थे और वहाँ पर ही कुछ दिन वहाँ के जंगली जानवरों का शिकार करके खाते थे, और धीरे धीरे जब वहाँ के जानवर ख़त्म हो जाते थे तब वे दूसरे जंगल में अपने भोजन की तलाश में आगे बढ़ते थे। ही डिड नॉट नो हाउ टू प्रोड्यूस फूड, वे भोजन का उत्पादन के बारे में उनको कोई भी ज्ञान नहीं था। वाइल्ड प्लांट्स यानी जंगली पौधे, फल, स्वीट्स, रूट्स और बेरीज वेयर हिज नेचुरल फूड, यानी वे लोग क्या करते थे, वाइल्ड प्लांट यानी जंगली पौधे, फल और उन्हीं से मिलने वाले फल, रूट्स और बेर खाकर ही वे खाते थे। ही एट दीज इन रॉ फ्रॉम, उन्होंने कच्चे रूप में इन्हें खाया करते थे, उनको भोजन पकाने का कोई भी नॉलेज नहीं था। ही बिगेन टू हंट वाइल्ड एनिमल एट देयर रॉ मीट, यानी वे लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन शिकार करने के बाद उनको वे पकाते नहीं थे, कच्चे मांस ही वे लोग खाते थे। नॉर्मली द प्रिमिटिव मैन could not stay at one place because food would run short in a few days at one particular place, वे लोग एक ही जगह पर अस्थायी जीवन नहीं व्यतीत कर पाते थे। बिकॉज इसका कारण है कि जब वहाँ पर वे भोजन की तलाश में
एक ही जगह पर रहते थे तो भोजन वहाँ के जंगली जानवरों का शिकार करके खाते थे, जंगलों से फल खाते थे, उनके फूल को खाते थे, रूट को खाते थे। और जब वहाँ एक जगह पर रहने के कारण जब वहाँ के प्रकृति के ये सभी खाने वाले पदार्थ नष्ट हो जाते थे, तब वह दूसरे जगह भोजन की तलाश में चले जाते थे। हिज शेल्टर वाज ऑल्सो अनसेफ, उनका जो आवास था वो अनसेफ था यानी असुरक्षित था। सो ही हैड टू कंस्टेंटली वंडर टू न्यू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, इसलिए वे लगातार नए स्थानों की खोज में रहते थे जहाँ पर उनको क्या है, रहने के लिए घर भी मिल सके और खाने के लिए भोजन भी मिल सके। आगे है आपका ग्रुप लाइफ, यानी उनका समूह में जीवन यापन करना। इन कंपैरिजन विथ वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन और एलिफेंट, ह्यूमन बींग्स आर फिजिकली वीक, दे हैव नो शार्प टीथ, क्लब्स और हॉर्न्स। आगे है आपका ग्रुप लाइफ में शेर और जंगली जानवरों की तुलना में मनुष्य का जो शारीरिक संगठन था वो क्या था, कमजोर था। उनके दांत, पंजे या सींग नुकीले नहीं होते थे, यानी जो मानव थे उस समय के आदि मानव, उनके दांत जानवरों के दांतों के जैसा और उन जानवरों के पंजों के जैसा नुकीले नहीं होते थे। सो द अर्ली ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड इन डेंजर ऑफ अटैक्स फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल, इसीलिए प्रारंभिक इंसान जंगली जानवरों के हमले के खतरे में रहते थे। आगे है आपका इट वाज नॉट सेफ फॉर देम टू लिव और मूव अलोन, इसलिए वे कभी भी अकेले नहीं रहते थे। सो दे वांडरेड इन ग्रुप, इसलिए वे हमेशा एक ग्रुप में, समूह में रहते थे। द ग्रुप वेयर अ स्मॉल एंड द पीपुल हेल्प ईच अदर, यानी उन लोगों का जो समूह होता था वो छोटा होता था और वे हमेशा एक दूसरे की क्या करते थे, मदद करते थे। नीचे है आपका टूल्स एंड वीपन, यानी उनके औजारों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। द अर्ली ह्यूमन यूज्ड शार्प एज्ड स्टोन हिज टूल्स एंड वीपन्स, यानी यहाँ पर आपको बोल रहा है जो अर्ली ह्यूमन्स लोग थे, जो आदि मानव थे, वे पत्थरों से बने हुए औजारों का उपयोग करते थे। हिज टूल्स वेयर क्यूड एंड रफ, यानी उनका जो औजार होता था वो टूटने फूटने वाला होता था और ज़्यादा धारदार नहीं होता था। दिज वेयर मेड ऑफ बोन्स, हॉर्न्स, वुड, स्टोन, और वे लोग ये औजार बनाने का उपयोग जानवरों के सींगों, उनके हड्डियों और लकड़ी और पत्थरों का उपयोग करते थे, यानी अपना औजार बनाने के लिए। फ्लिंट वाज अ कॉमनली यूज्ड स्टोन, वे औजार बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे। इट वाज अ हार्ड स्टोन ग्रे इन कलर, वह ऐसा पत्थर होता था जो बहुत मात्रा में भारी हुआ करता था और उसका कलर क्या होता था, वो ग्रे कलर का होता था। इट कुड बी इजली सॉफ्ट और सॉफ्ट, यानी उनका जो औजार होता था वो आसानी से किसी भी चीज़ को काट देता था और उनको शेप दे दिया करता था। सो इट वाज ऑफ्टन यूज टू मेक नाइफ्स, चॉपर्स, हैंड एक्सिस एंड फ्लैक इम्प्लीमेंट्स, यानी उसमें इसीलिए वे उन पत्थरों से और उनके जानवरों के सींगों से अनेक प्रकार के औजार बना लिया करते थे। इसमें चाकू बोल सकते हैं, हेलीकॉप्टर के जैसा कुल्हाड़ी बोल सकते हैं और इसी प्रकार के अलग अलग भी औजार वे बना लिया करते थे। लेटर ऑन वुडन स्टिक्स और रफ हैंडल्स वेयर टाइड टू दीज, बाद में इनके साथ लकड़ी के छड़े अथवा मोटे हत्थे बांधे जाते थे, यानी इनके पीछे, क्योंकि इनके पीछे लकड़ी का जो डंडा बांध दिया जाता था, इससे क्या होता था, उन औजारों को चलाने में और कच्चे मांस को काटने में उनको आसानी होता था। आगे है दस देयर यूज्ड बिकम ईजियर देन आफ्टर, यानी जब लकड़ी पीछे बांधा गया था तो तब उनको कोई भी काम करने में पहले की अपेक्षा आसानी होती थी। मेन यूज दिज टूल्स एंड वीपन्स टू फिल ट्रीज, किल एनिमल, रिमूव एनिमल्स स्किन एंड डिग द अर्थ।
आगे है आप लोग का, आदमी ने इन उपकरणों और हथियारों का इस्तेमाल पेड़ों को गिराने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, जानवरों की त्वचा को हटाने के लिए और पृथ्वी को खोदने के लिए भी इन औजारों का उपयोग किया करते। इन इंडिया स्पेसिमेंस ऑफ दीज टूल्स एंड weapons have been found in the river valleys like the rivers Son now in Pakistan, नर्मदा, गोदावरी एंड तुंगभद्रा। आगे है आप लोग का, भारत में इन औजारों और हथियारों का उपयोग इन नदी घाटियों का निर्माण में, जैसे नर्मदा घाटी के निर्माण में, गोदावरी घाटी के निर्माण में और तुंगभद्रा घाटी के निर्माण में भी इन्हीं औजारों का उपयोग वे किए थे। नीचे है आपका क्लोथ एंड शेल्टर, यानी उनके कपड़े और आवास। Cloth and shelter. The primitive man had long hair on his body, यानी जो प्रागैतिहासिक काल के जो आदमी होते थे उनके शरीर पर लंबे लंबे बाल होते थे। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट रेन और कोल्ड, यानी उनके जो शरीर पर बाल होते थे वे उनसे उनकी बरसात और ठंड के दिनों में रक्षा होती थी। ही यूज द स्किन ऑफ द हंटेड एनिमल्स एज हिज क्लोथिंग, यानी वे जब जानवरों का शिकार करते थे तो उनकी ऊपर की त्वचा का उपयोग वे अपने क्लॉथिंग के रूप में, यानी कपड़ों के रूप में करते थे। ही ऑल्सो यूज्ड बार्क ऑफ ट्रीज और लीव्स टू कवर हिज बॉडी, वह पेड़ों के छालों और पत्तों का भी उपयोग अपने शरीर को ढकने के लिए किया करते थे। ही यूज टू केप फॉर हिज शेल्टर अगेंस्ट रॉ वेदर एंड वाइल्ड एनिमल्स, और वे लोग पहाड़ों की गुफाओं का उपयोग अब रहने के लिए, यानी जब भी मौसम खराब होता था, यानी बरसात से बचने के लिए, आंधी से बचने के लिए वे लोग गुफाओं का उपयोग करते थे और जंगली जानवरों से खुद की रक्षा के लिए भी वे गुफाओं में रहते थे। समटाइम्स ही हैड हिमसेल्फ बिहाइंड थिक ट्री लीव्स, कभी कभी वह घने पेड़ की पत्तियों के पीछे छिपकर भी अपने आप की रक्षा करते थे जानवरों से बचने में। द डिस्कवरी ऑफ फायर, मैन इज द प्रिमिटिव डिस्कवर्ड फायर, यानी इसी काल में जो आदि मानव लोग थे उन्होंने आग का आविष्कार किया था। आगे है आपका नेक्स्ट पेज में, इसके आगे कहा है, हाँ यहाँ है, आप लोग का पढ़ते हैं। चांस और गुड लक, दिस वाज अ मेजर डिस्कवरी ऑफ ओल्ड स्टोन एज, फायर चेंज हिज लाइफ, यानी इसी काल में आग का आविष्कार हुआ था और आग का आविष्कार होना उनके लिए अच्छा साबित हुआ। दिस वाज अ मेजर डिस्कवरी ऑफ ओल्ड स्टोन एज, और इसी काल में जब आग का आविष्कार हुआ था तो उनके जो आविष्कार था वो मेजर डिस्कवरी में से भी एक था। फायर चेंज हिज लाइफ, जब आग का आविष्कार हुआ तो उनका जीवन परिवर्तित होने लगा। दे गॉट वार्मथ एंड लाइट फ्रॉम इट, वे उस आग का उपयोग अपने शरीर को गर्मी पहुंचाने के लिए और रात में इधर उधर चलने के लिए भी, यानी एक दूसरे को देखने के लिए भी इसका उपयोग करने लगे। दे कुड रोस्ट देयर फूड विच बिकम टेस्टर इजिली डिजिबल एंड मोर न्यूट्रिशिंग, यानी जब वे आग का आविष्कार कर लिए तो वे अपना भोजन को अब क्या करने लगे, पका कर खाने लगे। जब वो भोजन पका कर खाने लगे तो भोजन का उनका क्या हो गया, उनका टेस्ट बढ़ गया, वो आराम से खाने लायक हो गया और वे अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा उस भोजन का क्या करने लगे, उपयोग करने लगे। दे कुड ऑल्सो स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स बाय बर्निंग फायर एट द इंट्रेंस ऑफ देयर केव ड्यूरिंग नाइट। आगे बोल रहा है आप लोग का, आगे है आपका कि वे रात में अपनी गुफा के द्वार पर आग जलाकर जंगली जानवरों को भी डरा सकते थे। एज फायर वाज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वंडर फॉर द प्रिमिटिव मैन, ही बिगेन टू वर्शिप इट, आग आदि मानव के लिए एक आश्चर्यजनक चीज़ थी, इसीलिए वह आग की पूजा भी करने लगे। आगे है नीचे में आपका है टॉपिक कब आ गया आपका आर्ट, यानी उनके कला के बारे में पढ़ेंगे कि वे लोग को क्या क्या चीज़ें बनाने आने लगी थी इस काल में। हाँ, आगे है आपका आर्ट। ड्यूरिंग फ्री टाइम द
primitive man drew outlines and made rough sketch of animals he had hunted। यानी जब भी उन लोगों को खाली समय मिलता था तो उन्होंने रूपरेखा बनाई और शिकार किए जानवरों के उबड़ खाबड़ चित्र भी बनाने लगे। He made these one cave walls, ceiling or even and handles of the tools and colored these with wet clay। अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने इन गुफाओं के दीवारों और छतों पर औजारों से चित्र बनाने लगे थे और गीली मिट्टी से इनको यानी मिट्टी से इनको रंगने भी लगे थे। आगे है आपका दिज स्केच वेयर ब्यूटीफुल डिजाइन शोइंग हंटिंग स्केच। और यह जो रूपरेखा था वह बहुत ही सुंदर और चित्रों से प्रदर्शित होने लगा। Such drawing have been found in the cave at Altamira in Spain, in France, and in some parts of Uttar Pradesh, Bihar, Tamil Nadu and Madhya Pradesh in India। यानी ये जो रेखा चित्र थी यह सुंदर तो थी ही, इसके साथ ही ऐसी कुछ रेखाएं हम लोग को स्पेन में अल्ट्रामीरा की गुफाओं में, फ्रांस और भीतरी और क्या बोल रहा है मध्य प्रदेश तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है। नीचे है आपका रिलीजियस बिलीव यानी धार्मिक विश्वास। इन द अर्ली स्टोन एज ह्यूमन बींग्स हैड नो क्लियर आइडिया ऑफ रिलीजन। यानी जो स्टोन एज के अर्ली ह्यूमंस थे उनको कोई भी साफ तरह से आइडिया नहीं था पूजा पाठ में यानी धर्म में। हाउएवर सम बिलीव से ग्रीव आउट of their ignorance and fear। Some of these beliefs were as under। यानी जैसे जैसे उनका विश्वास धीरे धीरे बढ़ा उन्होंने अपने डर को भगाया। Some their beliefs were as under यानी कुछ उनका विश्वास था जिनके प्रति वो उन्हीं को भगवान के रूप में मानने लगे। नीचे है आपका नेचर वर्शिप यानी प्रकृति को वे लोग क्या करने लगे, पूजा करने लगे। ह्यूमन बींग्स कुड नॉट अंडरस्टैंड द कमिंग एंड ग्रोइंग ऑफ द सन। यानी जो आदिमानव लोग थे उनको कोई भी समझ नहीं था कि सूरज कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। द मून, द स्टार्स, द रेन, द थंडर, द स्टॉर्म एंड द लाइटनिंग। यानी जो भी कुछ उनके प्राकृतिक वातावरण में होता था, मून हो, चंद्रमा के बारे में, तारों के बारे में, चाहे बरसात के बारे में या कोई भी आपदा के बारे में या लाइटनिंग के बारे में, उनको कोई भी नॉलेज नहीं था। वे लोग ये सब जो चीज़ होता था उनके समझ से ऊपर का चीज़ था। दे वंडरेड एट दीज, तब वे लोग दे वंडरेड एट दीज, दे इवन रिगार्डेड दिस एज एक्सप्लेनेशन ऑफ डिवाइन एंगर और द वर्थ ऑफ सम सुप्रीमी पावर। सो in a view they began to worship these in one from और द अदर। यानी तब इनको कोई भी नॉलेज नहीं था कि ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, इसीलिए वे लोग क्या करने लगे, इसको सुप्रीमी पावर के नाम से जानने लगे कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है यह एक शक्ति कर रही है। इसीलिए उन्होंने इनको भगवान के रूप में यानी इनको क्या करने लगे, पूजा पाठ इनका करना स्टार्ट करने लगे। आगे है आपका सेकेंड हमें एंसिस्टर वर्शिप। आगे है आप लोग का एंसिस्टर वर्शिप। ह्यूमन बींग्स वर्शिप्ड एंसिस्टर आफ्टर देयर डेथ। यानी उनके सदस्य में कोई जो सदस्य का बड़ा होता था वो मर जाता था तो उनके डेथ के बाद वे उनकी क्या करने लगते थे, पूजा करना स्टार्ट कर देते थे। दे फियर्ड देम, वे उनसे डरते थे। लीस्ट दे शुड बी एनोएड एंड काउज इंजर। यानी वे लोग सोचते थे कि हम लोग इनकी पूजा नहीं करेंगे तो हमको इनसे क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। वर्शिप ऑफ डीड। प्रिमिटिव मैन buried the deed along with his tools and some eatables. They believed
that the dead person might need these things and his journey to next world। यानी वे लोग जब भी कोई मृतक हो जाता था, मर जाता था, तो वे लोग क्या सोचते थे, उनको उनके औजारों और कुछ खाद्य पदार्थों के साथ उनको दफना देते थे। वे लोग सोचते थे, उनका विश्वास था कि अगर इस व्यक्ति का पुनः जन्म होता है तो उनको पुनः आगे के जन्म के लिए उनका अगला जन्म आसान हो जाएगा। फेथ इन सुपर नेचुरल, दे बिलीव्ड इन सुपर नेचुरल पावर दैट कुड मेक फ्रॉम, यानी उनका विश्वास था, सुपर नेचुरल पावर में उनका क्या था, विश्वास था। आगे है आप लोग का मेसोलिथिक, चलिए नीचे है आपका मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण युग। मेसोलिथिक पीरियड आल्सो कॉल्ड मिडिल स्टोन एज एंशियंट कल्चर स्टेज दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पैलियोलिथिक पीरियड ओल्ड स्टोन एज विथ इट्स कीप्ड स्टोन टूल्स एंड द न्यूलिथिक पीरियड न्यू स्टोन एज विथ इट्स पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। यानी जो आपका मेसोलिथिक पीरियड था इसको मध्य पाषाण युग भी कहा जाता है। जो मध्य पाषाण युग था इसी में आपका विद्वान था, इसे पाषाण तथा नव पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। इस पाषाण युग में जो भी पत्थरों के औजार थे उनको क्या थे, पॉलिश किया जाता था। आगे है आप लोग का मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड टू डिस्क्राइब आर्कोलॉजिकल असेंबलीज फ्रॉम द ईस्टर्न हेमिस्फीयर द मेसोलिथिक पीरियड इज ब्रॉडली एनालॉजिक्स टू द आर्केटिक कल्चर ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी जब पूर्वी गोलार्ध से पुरातत्व जमाव का वर्णन आया तब, चलिए यहाँ से फिर से हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से कहाँ गया आपका, मोस्ट ऑफ्टन यूज द डिस्क्राइब आर्कोलॉजिकल असेंबलीज फ्रॉम द ईस्टर्न हेमिस्फीयर द मेसोलिथिक पीरियड ब्रॉडली एनालॉजिक्स टू द आर्केटिक कल्चर द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मेसोलिथिक material culture is categorized by greater innovation and diversity than is found in the Paleolithic. Among the new forms of chipped stone tools were microlithics, very small stone tools intended for mouthing together on a shaft to produce a stead edge. Polished stone was another innovation that occurred in some Mesolithic assembly। यानी आप लोग का यहाँ से इस पैराग्राफ में बोल रहा है कि मेसोलिथिक का जो भौतिक संस्कृति की जो विशेषता है वो पैलियोलिथिक एज में ही पाया गया है। आगे है चीप स्टोन टूल्स के नए रूपों में मेसोलिथिक थे। सॉफ्ट हुई एक, यानी जो पत्थर था वो क्या था, कैसा पत्थर था, वो सॉफ्ट पत्थर था, मुलायम पत्थर था। उनसे छोटे छोटे औजारों का निर्माण क्या हो गया था, आसान हो गया था। कुछ मेसोलिथिक गोष्ठियों में पाषाण की पॉलिश कला की भी खोज की गई। यानी जो पॉलिश जब आर्कोलॉजिकल जो लोग थे उन्होंने जब मेसोलिथिक पीरियड का खुदाई किया उस समय में, तो वहाँ से कुछ साक्ष्य मिले यानी औजार मिले जिनसे उनको पता चला कि इस मध्य पाषाण काल में जो औजारों थी, औजारों के ऊपर क्या था, एक पॉलिश किया हुआ रहता था। नीचे है आपका although culturally and technologically continuous with Paleolithic people, Mesolithic cultures developed delivers local adaptation to special environments. The Mesolithic hunter achieved a greater efficiency than did the Paleolithic and was able to exploit a wider range of animal and vegetable food sources. Immigrant Neolithic farmers probably absorbed many igneous Mesolithic hunters and fishers, and some Neolithic communities seem to have been composed entirely of Mesolithic people who adopt Neolithic equipment. These are sometimes called
सेकेंडरी नियोलिथिक। आगे है आपका ऑल द कल्चरली और टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअस विथ पैलियोलिथिक पीपुल मेसोलिथिक कल्चर डेवलपमेंट डिलीवर्स लोकल अडेप्टेशन टू स्पेशल इन्वायरमेंट्स। यानी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं हालांकि संस्कृति के रूप में जो पूरा पाषाण काल के जाति के लोग थे वो मेसोलिथिक संस्कृतियों से उनका पर्यावरण का स्थान विभिन्न स्थानों पर रूपांतरण होता चला गया। यानी पूरा पाषाण में लोगों को कोई भी चीज़ का नॉलेज नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वे मध्य पूरा पाषाण काल में आए तो उनका हर एक चीज़ धीरे धीरे क्या हो गया, बदलने लगा। चाहे वो शिकार करने का तरीका हो, चाहे रॉ फूड खाने का तरीका हो, चाहे औजार बनाने का तरीका हो, सब में उनको क्या होने लगी, दक्षता प्राप्त होने लगी। वे पशुओं तथा वनस्पतियों के खाद्य स्रोतों के व्यापक दायरे का उपयोग करने में सक्षम होने लगे। यानी जब जानवरों को शिकार करते थे तो उनकी त्वचा को वे लोग कपड़ा बनाने लगे, उनके हड्डियों को वे लोग स्टोन बनाने लगे। आगे है आप लोग का अप्रवासी नवपाषाण किसान शायद अनेक स्वदेशी शिकारियों और मछुआरों को अपना लेते थे। यानी जो भी उनके आसपास के पड़ोस में कोई दूसरे भी लोग रहते थे जो शिकार करने में निपुण हो, जो मछली पकड़ने में निपुण हो, वे उन लोगों को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते थे। और कुछ नवपाषाण समुदायों का तो वे पूरी तरह से अपना बना लेते थे, यानी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते थे, जिन्होंने उनको नवपाषाण काल के समय में अपना औजार बनाने में यानी उपकरण बनाने का भी जिनके पास नॉलेज होता था उनको भी वे प्राथमिकता देते थे। बस आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को यहाँ से पढ़ाया जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इससे रिगार्डिंग आप लोग को CW दिया जाएगा, वो कंप्लीट करके ज़रूर भेजें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।